देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी। इसमें आपने ये लिखा था, अब जरा इसी के नीचे लिखिए एक एग्जाम्पल। लिखिए एग्जाम्पल। Mr. X wants to receive rupees 100 at the end of 1 year. Also, he wants that his cash flow to grow every year by 5% up to perpetual rate at the rate 10%. Calculate present value. Calculate present value. Solution. ठीक है, अब चलो देखो सामने। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने परपेचुटी किया था और आज करने जा रहे हैं ग्रोइंग परपेचुटी। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था ग्रोइंग परपेचुटी के बारे में, एक बार फिर से सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ परपेचुटी क्या होती थी। सब लोग स्क्रीन पे देखो, परपेचुटी क्या होती थी। पिछली क्लास का आखिरी कंसेप्ट था परपेचुटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लो ऑफ परपेचुटी। क्या बताया था मैंने, अगर हमें कोई कैश इनफ्लो मिलता है इनफाइनाइट ईयर्स तक। कितने ईयर तक? इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जो काउंटेबल ना हो उसी को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। जैसे उसका एग्जांपल क्या है? डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का डिविडेंड जब तक कंपनी रहेगी तब तक मिलेगा। अब कंपनी कब तक रहेगी ये कुछ निश्चित नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बारे में पिछली क्लास में निकाला था। ये देखो पिछली क्लास में जो किया था हम लोगों ने, ध्यान से सुनिए। पिछली क्लास में मैंने कहा था अगर किसी को 100 रुपीज मिल रहे हैं इनफाइनाइट ईयर्स तक तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। अब नोटिस करो यहां पे क्या था, हर साल 100 रुपीज मिल रहे थे। और अब आज हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ग्रोइंग परपेचुटी का। ग्रोइंग परपेचुटी क्या होती है ये देखो, इधर क्वेश्चन देखिए फिर सॉल्व करते हैं। अब इसमें लिखा है, मैं इसी क्वेश्चन को समराइज कर रहा हूं, ये ईयर है ये कैश फ्लो है। पढ़िए क्या क्या लिखा है। मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू रिसीव 100 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले ईयर के आखिरी में 100 रुपए चाहिए। ऑल्सो ही वॉन्ट्स दैट हिज कैश फ्लो टू ग्रो एवरी ईयर बाई 5%। कह रहे हैं पहले साल 100 है, दूसरे साल 105 हो जाए, तीसरे साल और 5% बढ़ जाए, चौथे साल और 5% बढ़ जाए, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट ईयर्स। तो हमसे कहता है अप टू परपेचुअल, ये इनफाइनाइट ईयर्स तक हो, और कहता है प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें दो बातें हैं। पहला आप लोगों ने एक फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था, इधर मैं लिख रहा हूं, क्या? अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अब ये बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट ईयर 100 रुपए मिले। अब कह रहे हैं फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में 5 रुपए का ग्रोथ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां 100 था तो यहां कितना मिलेगा? 1 प्लस 0.05। ग्रोथ रेट कितने का है? 5% का। तो ये आ जाएगा 105।
अब यही देखते जाना, तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, यहाँ 100, यहाँ 105। अब थर्ड ईयर में बेटा इससे भी 5% का ग्रोथ होगा, तो थर्ड ईयर में कितना मिलेगा? थर्ड ईयर में मिलेगा a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आई की पावर n, तो ये हो जाएगा 105 इंटू 1 प्लस 0.05 टू द पावर 1, और ये आ जाएगा 1.05। तो ये आ गया 105 इंटू 1.05, तो मिलेगा 110.25। तो थर्ड ईयर में मिलेगा 110.25 एंड सो ऑन मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं, ध्यान से सुनते जाना बेटा। ये जो चैप्टर करा रहा हूं पूरा मैथमेटिक्स है और पूरा एफएम में हम लोग के यूज होगा। अब देखो इधर, अब बताओ, पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर एन से, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन से। तो बेटा अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, अब मैं यहां प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं, तो ऐसे नहीं होगा। 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 टू द पावर 1, ये कहां से आ गया? ये लिखा है ना, इन्फ्लेशन का रेट कितना है और ग्रोथ कितनी चाहिए? 5%। फिर देखो दोबारा से 105 न लिख के मैं ऐसे लिख रहा हूं, 100 इंटू 1 प्लस 0.05 अपॉन 1 प्लस 0.10 की पावर 2। बताओ पहले यहां 2 क्यों आया? क्योंकि इसको 2 साल पीछे लेके जाना है। फिर देखो 100 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर में 2, 3, और यहां पे आ जाएगा बेटा 1 प्लस 0.01 टू द पावर 3। बोलो ऐसे होता जाएगा, ये 2 होगा ना। अच्छा, एंड सो ऑन, ये ऐसे होता जाएगा अप टू इनफाइनाइट ईयर तक। पहले बताओ ये इक्वेशन समझ में आ रही है? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये 100 रुपए क्या है? फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो। ये क्या है? विद 5% ग्रोथ रेट। और ये क्या है? विद 5% ग्रोथ रेट। ठीक है, या तो भाई ऐसे निकालो, नहीं तो शॉर्टकट में ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम लोग, वही एक ही चीज तो है। अरे इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लिखा है ये सेकेंड ईयर का है, इसी को जब 1 प्लस 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे थर्ड ईयर का नहीं आ जाएगा, तो इसकी पावर में 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये ऐसे आता गया। अब मुझको बताओ पहले, इतनी इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन क्या है बताओ? किसी को 100 रुपीज चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कितना चाहिए? 5% ग्रोथ के साथ, थर्ड ईयर 5% ग्रोथ के साथ। तो मुझको ये बताओ 5% ग्रोथ कहां से होगी? हमेशा यहां से होगी या प्रीसीडिंग ईयर से होगी? प्रीसीडिंग से होगी ना। तो हमने पहले कैश फ्लो निकाला और यहां पे उसको लिख लिया। अब बेटा पिछली क्लास में मैंने बताया था इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं? इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं। अब बताओ इनफाइनाइट टर्म्स का सम किससे निकलता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। थोड़ा रिवाइज करके आओ ना, ऐसे सब रिवाइज करते जाएंगे, हो गया सिलेबस। इनफाइनाइट टर्म का सम किससे निकलेगा? क्या फॉर्मूला बताया था? a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। ठीक है, अच्छा रेशियो जीपी क्या होती है? जब दो टर्म का रेशियो सेम होगा तो ही जीपी होगी। तो पहले इसको इससे डिवाइड करके रेशियो चेक करेंगे। अब ये देखो, अगर हम जीपी चेक करें तो मैंने यहां पे निकाला रेशियो, मैंने यहां निकाला रेशियो ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म है 100 इंटू 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3, और इसी को डिवाइड करेंगे 100 इंटू 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 100 इंटू 1 प्लस 0.05 का स्क्वायर अपॉन
1 प्लस 0.10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100। ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 0.10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 प्लस 0.05। अब देखो इसके स्क्वायर से ये पावर कैंसिल हो गई और इससे ये एक पावर कैंसिल हो गई और हम लोग के पास 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10। अच्छा, एक बार और यही रेशियो निकालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब यहां निकाल रहे हैं रेशियो ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हम लोग के पास है 100 इंटू 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है 100 अपॉन 1 प्लस 0.10, तो ये हो जाएगा 100 1 प्लस 0.05 अपॉन 1 प्लस 0.10 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 0.10 अपॉन 100। 100 से 100 और इससे ये कैंसिल, फिर से आ गया 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1। तो अब देखो जो रेशियो यहां आया वही यहां आया, इसका मतलब ये जीपी है। तो अगर मुझे इसका सम करना है तो सम का फॉर्मूला था, अगर मुझे इसके इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना है तो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म यहां नीचे लिख रहा हूं 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ये निकाला हम लोगों ने 1 प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम लेंगे तो 100 अपॉन ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस 0.10 और इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस 0.10 आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे यही आ जाएगा और इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये वही हो जाएगा -1 और माइनस 0.05। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब उससे होगा क्या, 1 से हो गया कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में आ गया 100 अपॉन 10 में से 0.05 माइनस करोगे 0.05 ही आएगा और सिंप्लीफाई करने पे शायद ये 2000 आएगा। अरे ठीक है, तो देखो एक तो हमने ऐसे कर लिया, ये मैंने बिना आपको फॉर्मूले के बताया और पिछली क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। अगर नहीं करना चाहते तो ये इसका शॉर्टकट ही है। अब ये देखो एट द एंड ये बन के आता है, नोटिस करना ये क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है। तो देखो मैंने इसके लिए लिखा था कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले ये लिखो। अब ये तो देखो मैंने डिटेल मेथड से कराया, एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। इन एग्जाम के लिए ट्रिक ये है, एग्जाम के लिए ट्रिक ये है बेटा, आप ऐसे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू CF1 अपॉन डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। अब बताओ पहले साल के आखिरी में कितना पैसा मिला था, 100 रुपए। डिस्काउंट रेट क्या है 10%, ग्रोथ रेट क्या है 5%, और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2000 आएगा। तो एग्जाम में ऐसे करोगे, समझाने के लिए पूरा डेरिवेशन करा दिया, समझ आया ना। तो एग्जाम में हम लोग इस तरीके से करेंगे। बोलो बात समझ में आई, फटाफट ही कॉपी करो। एग्जाम्पल लिख लिया था, सॉल्यूशन लिखो जल्दी से। जो कुछ पहले चैप्टर में कर रहे हैं सब कुछ बेटा आगे काम आएगा, इसलिए एक हर क्लास रिवाइज करके आओ। पूरे एफएम में इसकी जरूरत पड़ेगी, कोई भी चीज मिस हुई तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी।
चलो हो गया सबका। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो सामने, लिखिए सब लोग। अगला कंसेप्ट लिखिए एन्यूटी, कंसेप्ट नंबर 9। कंसेप्ट नंबर 9, इसका नाम है बेटा एन्यूटी। लिखिए, एन्यूटी दो टाइप की होती है, डेफर्ड एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू। डेफर्ड एन्यूटी और एन्यूटी ड्यू। लिखिए, डेफर्ड के नीचे व्हेन कैश फ्लो अराइजेस at the end of each year, और एन्यूटी ड्यू में लिखिए व्हेन कैश फ्लो अराइजेस at the beginning of each year। और इसी के नीचे लिखेंगे when question is silent about type of annuity, we always assume annuity due, deferred annuity, we always assume deferred annuity। डेफर्ड एन्यूटी, इसके नीचे लिखिए कंसेप्ट 10, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो in case of annuity। लिखिए, पहला फॉर डेफर्ड एन्यूटी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पीवीएफ। यहां मल्टीपल के साथ साथ इक्वल लिख लो बेटा, मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो। दूसरा लिखिए फॉर एन्यूटी ड्यू लिखिए प्रेजेंट वैल्यू
इक्वल्स टू मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस PVAF R% N minus 1 year. R% N minus 1 year. इसके बाद एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी से मैं समझा पाऊंगा। ईयर और डेफर्ड कैश फ्लो और ये है कैश फ्लो एन्युटी ड्यू का 5 इयर्स का डेटा दे रखा है। वन हंड्रेड एंड 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% का। फाइंड प्रेजेंट वैल्यू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, चलो अब स्क्रीन पे देखो। अब एकदम ध्यान से बेटा सुनना। देखो एक बार जो पहले पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताओ फटाफट। चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। चैप्टर शुरू किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको बताया था जब भी आप एफएम पढ़ोगे तो एफएम के लिए एफएम को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए स्टॉक मार्केट की जानकारी होना जरूरी है। एफएम सीखने के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जरूरत पड़ेगी। जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं पूरे सब्जेक्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कैसे निकालें प्रेजेंट वैल्यू और कैसे निकालें फ्यूचर वैल्यू। बताओ मुझे, प्रेजेंट वैल्यू निकालने को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? डिस्काउंटिंग। फ्यूचर वैल्यू निकालने को कंपाउंडिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। ए को क्या बोलते हो? ए को क्या बोलते हो? फ्यूचर वैल्यू। और इसको क्या बोलते हो? प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो किसी चीज को 1 प्लस आई की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग। इसी में P की वैल्यू निकालनी है तो A को 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड करोगे, या इसको लिख सकते हो A इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। और इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखा था। फिर इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखा था हम लोगों ने। फिर ये मैंने पीवीएफ निकालना सिखाया था आपको। पीवीएफ निकालना, बताओ जरा मुझे। 16% पे पीवीएफ निकालना है 5 साल का, क्या करूं? बोलो सब लोग, कैलकुलेटर पे कैसे निकालूं मैं? 1 डिवाइडेड बाई 1.16। एक बार इक्वल्स टू करेंगे फर्स्ट ईयर का, दोबारा सेकंड ईयर का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सबका टोटल चाहिए, तब क्या करेंगे? जीटी बटन। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। और जीटी वाला कब काम आता था? जब हमारे पास इक्वल कैश फ्लोज होते थे तो जीटी वाला बटन काम आ जाता था। अच्छा, फिर मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया था इसका, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज का। अगर इक्वल कैश फ्लो हैं तो कैसे निकालोगे? तो मैंने ऐसे बताया था पिछली क्लास में। क्या क्या? अगर ये लिखा है 100 रुपीज है
5 साल तक मिल रहे हैं, 10% का रेट है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो 100 को 1/1.1 की पावर 1 से फिर 2 3 4 5 साल का है, 5 से डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो सब में 100 आएगा, 100 मल्टीप्लाई कॉमन ले लोगे तो इन सबका सम लेके फिर हम लोग निकाल सकते हैं। और एग्जाम के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था क्या, 100 को मल्टीप्लाई कर लो PVAF से तो मिल जाएगी हम लोगों को इसकी प्रेजेंट वैल्यू, और 3-4 केसेस में निकाल के देखा भी था। अब आज मैंने सबसे पहली चीज आपको कराई कि अगर ग्रोइंग हो तब क्या होगा, वो तो किया। ग्रोइंग का एग्जाम्पल बताओ जरा, ग्रोइंग परपेचुटी का क्या एग्जाम्पल होगा, बोलो सब लोग, क्या होगा? इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, इक्विटी डिविडेंड। अगर अच्छा सोचे तो हर कंपनी पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा पैसा कमाएगी तो डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। अब देखो, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये एन्युटी, अब खूब ध्यान से सुनना और इसको रिवाइज करके आओ बेटा। देखो इसमें दिक्कत रहेगी, पूरे एफएम में दिक्कत रहेगी, इसीलिए ये कोई चैप्टर नहीं है तुम लोग की बुक में, पहले हुआ करता था। सारी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम लोग पहले ही करके उसके एक्सपर्ट हो जा रहे हैं। अब इसके बाद IRR सिखाने जा रहा हूं तो पूरा एफएम एकदम इजी लगेगा, सारा फोकस कंसेप्ट पे होगा, समझ आया ना? इसको नहीं रिवाइज करोगे तो दिक्कत रहेगी सबको। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या लिखा है, हेडिंग का नाम क्या है? एन्युटी क्या होती है, सुनो। एन्युटी क्या होती है? जब हमारे पास सीरीज ऑफ पेमेंट है, क्या है? जिसका, अगर हमारे पास सीरीज ऑफ पेमेंट है जिसमें टाइम गैप इक्वल है, जिसका अमाउंट इक्वल है, और जो फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए है उसको हम लोग बोलेंगे एन्युटी। बताओ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी? पहला, सीरीज ऑफ पेमेंट, क्या होगा? जैसे एग्जांपल सुनना, कोई लोन लेके किस्तों में उसको चुकाओ तो जो वापस कर रहे हो लोन की EMI, वो सीरीज ऑफ पेमेंट हुई। हर 2 EMI के बीच में टाइम गैप बराबर होता है बेटा, अमाउंट भी बराबर होता है, नाम ही उसका EMI किस लिए है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, और वो निश्चित समय के लिए होती है। जब लोन लेते हो तभी आप डिसाइड करते हो 10 साल में पे करोगे, 5 साल में, 20 साल में, कब पे करोगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन्युटी। समझ आए? इसको बोलते हैं एन्युटी। अब देखो एन्युटी 2 टाइप की होती है, एक डेफर्ड एन्युटी और एक एन्युटी ड्यू। कौन कौन सा बोलो? एन्युटी ड्यू। डेफर्ड एन्युटी क्या होती है? अगर कैश फ्लो जनरेट हो एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड, कब? तो वो क्या हो गया? डेफर्ड। और अगर बिगिनिंग में जनरेट हो तो वो क्या हो गया? एन्युटी ड्यू। जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे बेटा, जैसे मान लो हमें कहीं पैसे जमा करने, होता नहीं लोग RD खुलवा के हर महीने पैसा जमा करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। तो अब बताओ आदमी क्या करता है, मान लो हर महीने के आखिरी में 1000 रुपए बैंक में जमा करा देता है, तो 1000 रुपए हर महीना जमा हुआ, बोलो, सीरीज ऑफ पेमेंट है, हर महीने की आखिरी डेट पे जमा हुआ, टाइम गैप इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, 1000 रुपए जमा हुआ, मान लो 2 साल तक किया तो टाइम पीरियड फिक्स्ड है, एन्युटी हुई कि नहीं हुई? लेकिन पैसा कब जमा हुआ? लास्ट डे ना, तो इसको बोलेंगे डेफर्ड एन्युटी। क्या बोलोगे? और यही पैसा अगर पहली तारीख को जमा हो जाता तो बोलते हैं एन्युटी ड्यू। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे डेफर्ड एन्युटी का एग्जाम्पल बताओ मुझे। कोई आदमी पहले 1 महीना काम करता है, फिर लास्ट डेट पे सैलरी मिलती है या अगले महीना? मतलब या तो लास्ट में मिल जाएगी, कोई को देते हैं, नहीं तो जनरली तो अगले महीने ही मिलती। हम लोग अगर मान लें कि 31 तारीख को मिल गई, 30 को मिल गई, तो कैसी एन्युटी हुई? डेफर्ड हुई, ठीक है। और रेंट हर महीने एडवांस जमा होता है, तो वो कैसा हो गया? एन्युटी ड्यू। बात समझ में आई? अब अगली बात सुनो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अच्छा, जब क्वेश्चन में कुछ न कहा गया होगा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? डेफर्ड एन्युटी। क्या मान के चलोगे? डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या? पेमेंट कब हो रही है? एट द एंड या एट द बिगिनिंग? एट द एंड, ठीक है। अब आगे देखो, डेफर्ड एन्युटी की कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, और एन्युटी ड्यू की कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से ये एग्जांपल देखिएगा। देखो ये क्या है, चलो फिर से बताओ। डेफर्ड एन्युटी में पैसा कब मिलता है? एट द एंड। तो अब इधर देखो बेटा, यहां से देखो, ऐसे एग्जांपल देखो, मैंने ऐसे लिखा 0 1 2 3 4 एंड 5, 0 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे लिखा। अब मान लो डेफर्ड एन्युटी है, कौन सी?
बताओ कब पैसा मिलेगा? एट द, तो ये देखो एक यहां, फिर एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, ऐसे मिलेगा। यहां पे ऐसे मिलेगा ना। और एन्युटी ड्यू में कैसे होगा? एडवांस जमा होगा। तो ये देखो एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। बोलो समझ आए? तो ये देखो ये यहां पे लिखा क्या, जब डेफर्ड कैश फ्लो आता है तो ऐसे आएगा, शुरुआत में नहीं, पहले साल के आखिरी में 100, यही हो गया ना, 100, 100, 100, 100 और 100, समझ आए? मतलब यहां पे शुरुआत वाला नील होगा और जब इसमें आओगे ड्यू में तो यहां क्या होगा? एडवांस में चलेगा। तो एडवांस 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 एडवांस, लास्ट वाला 0 हो जाएगा। है दोनों में 5। अब दोनों की बेटा प्रेजेंट वैल्यू हम लोग अलग अलग, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। एकदम इत्मीनान से समझना। और देखो वाकई देखो बेटा, एफएम जो है अभी भी पढ़ना है आपको, फाइनल्स में भी पढ़ना है, सब लोग जान रहे हो। फाइनल्स में और एडवांस लेवल पे हो जाएगा। अगर ये बच्चों को टफ लगता है तो सिर्फ इसीलिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ठीक है? और इतनी कोई टफ नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको, इसके एक्सपर्ट बन सकते हो। बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जो बता रहा हूं ये बिल्कुल बेसिक है, ध्यान से देखिए फिर से एक बार। अब कैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? चलो अब इधर देखो, स्क्रीन पे देखिए। अब बताओ, हमें पहले डेफर्ड एन्युटी की निकालनी है, फिर एन्युटी ड्यू की। तो ये देखो ऐसे करते हैं, पहले निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी पहले निकालेंगे। अब मुझे बताओ, सब लोग स्क्रीन पे देखो, ये पहले पढ़ा है? पहले पढ़ा है डेफर्ड एन्युटी पिछली क्लास में। ये देखो, ये जो कैश फ्लो पढ़ा था, इस पे मैंने लिखवा दिया था डेफर्ड एन्युटी, ऐसे ही निकलेगा। अभी हम लोगों ने रिवाइज भी किया था ये वाला। ये देखो, जब हमने निकाला था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो, तो ये कैसे निकाला था? इधर देखो, ये भी तो सीरीज ऑफ पेमेंट है। मान लो किसी को 100 रुपए मिला 5 साल तक, तो सीरीज ऑफ पेमेंट हुआ, टाइम गैप इक्वल, अमाउंट इक्वल, मान लो आखिरी में मिला, तो डेफर्ड एन्युटी हुआ कि नहीं हुआ? यही स्क्रीन पे देखो बेटा, अभी पूरा वो चाहिए, लॉजिक सीखो। अब ये बताओ, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 5 है, तो ये 1 साल पीछे जाएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर 100 ऐसे रहेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा। 100 कॉमन निकाल लोगे तो इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ पीवीएफ। तो ये क्या है? इक्वल कैश फ्लो। क्या है? और ये क्या है? सम ऑफ पीवीएफ। यही फॉर्मूला आपको लिखवाया है, स्क्रीन पे देख लो। ये देखो, मल्टीपल इक्वल कैश फ्लो को किससे मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिल जाएगी? चलो निकाल लेते हैं। सबको आता है सम ऑफ पीवीएफ निकालना, तो मैं यहां लिख रहा हूं कैश फ्लो को मल्टीप्लाई कर लो सम ऑफ पीवीएफ से, एट द रेट कितने परसेंट दिया? 10%। तो ये हो गया कैश फ्लो, कितना है? 100 रुपीज। सम ऑफ पीवीएफ निकालते हैं। तो चलो बताओ, मुझे 5 साल का सम ऑफ पीवीएफ चाहिए, कैसे निकाले बताइए? 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4 5 और जीटी 3.791। कितना लोगे? कितने डिजिट तक लेना है पीवीएफ? 3। चौथे से तीसरे को राउंड ऑफ करना है। तो अब ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 3.791, कितना आ गया? 379.10। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। अच्छा, अगला इसी में लिखिए एन्युटी ड्यू की अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, एन्युटी ड्यू की अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे?
बताओ, देखो स्क्रीन पे, ये कॉपी हो गया। अब देखो फॉर्मूला भी है और लॉजिक भी, दोनों चीज देखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिमाग में एक एक चीज बैठना चाहिए। देखो अब पहले लॉजिक फिर फॉर्मूला। लॉजिक क्या है ये देखो, बताओ एन्युटी ड्यू में पैसा कब मिलेगा, एडवांस या एंड में? तो ये देखो 100 रुपए यहां मिल जाएगा, फिर 100 रुपए यहां मिल जाएगा, 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 हो गए 5 ना। अब इधर देखो, मैं ऐसे करता हूं, ईयर ऊपर लिख के पैसा नीचे लिखता हूं, 0 1 2 3 एंड 4। अब ये 100 पहले तसल्ली से एकदम समझ लेना बेटा, ये सब आ गया तो एफएम में आगे एकदम इजी हो जाएगा। अब ये बताओ ये जो 100 रुपए है, ये आज का 100 रुपए है ना, जीरो का मतलब क्या हुआ, टुडे। बेटा आज का 100 रुपए तो आज के 100 रुपए के ही बराबर है ना, कौन सा इसमें इन्फ्लेशन लगेगा? आज जो पैसा आपकी पॉकेट में है उसकी वैल्यू तो वही है ना। तो अगर इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालू भी तो ऐसे करूंगा, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर में 0। मैथ्स में क्या पढ़ा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो ये कितना आएगा, 100 ही तो आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे तो समझाना है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब दोबारा देखना, थोड़ा दोबारा से लिख देता हूं। देखो ऐसे लिखा, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 की पावर 0। अब इसको निकालना है तो क्या लिखोगे, 100 डिवाइडेड बाई 0.01 की पावर में 1, ये 1 साल पीछे जाएगा। फिर लिखोगे 100 अपॉन 1 प्लस 0.10 की पावर में 2, ये 2 साल पीछे जाएगा। फिर इसका 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 की पावर में 3, और आखिरी वाला आएगा 100 अपॉन 1 प्लस 0.1 की पावर में 4, ये 4 साल पीछे जाएगा। मुझको बताओ पहले इसमें कोई डाउट है? अब इसको ऐड कर लें तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ना करें, 100 कॉमन निकाल लिया, सम ऑफ पीवीएफ ये 1 हो जाएगा, ये 909 826, समझ रहे हो कि एक स्टेप और बढ़ा दो, 751 और 683। ठीक है, अब ये 100 हुआ और ये आ जाएगा 1 प्लस 3.169, और ये हो गया 100 इंटू 4.169, तो ये आ गया 416.90 या 417 अप्रॉक्स। होगा कि नहीं होगा? और एग्जाम में ऐसे करोगे, ये लॉजिक था। जब तक लॉजिक नहीं जानोगे मजा नहीं आएगा बेटा, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो फंस जाओगे। ये देखो अब एग्जाम में ऐसे करना, एग्जाम का शॉर्टकट, प्रेजेंट वैल्यू बराबर कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना था, 100 रुपए। और ये देखो ऐसे 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर R% n माइनस 1 ईयर। क्या लिखा, R% और R% n माइनस 1 ईयर। ये बेटा लेकिन रटने वाली बात है। ये देखो ऐसे, अब ये 1 कैसे आया, ये 1 यहां लिखा है, और ये देखो ये 4 साल का ही तो निकाले हो। सवाल में कितने साल थे, 5। तो रटने वाली बात हो गई, 4 को 1 कम कर दो, सॉरी 5 को 1 कम कर दो, 4 आ जाएगा, और उसका सम निकाल लो। समझा है? प्रूफ करके मैंने पहले दिखा दिया कैसे आएगा। तो अब ये देखो, ये बेटा ऐसे रहेगा 1 प्लस, और ये मान लो हम लोग को निकालना हो, कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 2 3 4 और GT 3.17, ये आ गया 3.170। तो ये आ गया 100 इंटू 4.170, तो ये आ गया 417 रुपए। पिछले मेथड से भी आया था, इससे भी आ गया। बोलो बात समझ में आई, कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी? ठीक है, ये बेटा लॉजिक है, हमेशा के लिए फॉर्मूला आपका हो गया, और ये रटने वाला तरीका है, लेकिन एग्जाम में यही लगाएंगे। दोनों हमें आता होगा तो हम एक्सपर्ट हैं। कॉपी करिए फटाफट। अगर मैं लिखता हूं बेटा, ये मैं एक नोट बना के एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं। मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये जरा बता दूं आपको। अभी जो यहां डायग्राम बनाया था, ये वाला, ये बताओ अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ये था ना 0 1 2 ऐसे करके था। अरे ऐसे देखो, ये बताओ, ये हुआ 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे हुआ। अब ये बताओ डेफर्ड एन्युटी में क्या होता है,
पेमेंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। एन्युटी इमीडिएट में क्या होगा, यहां 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 और यहां। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे बोल सकते हैं बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, क्या बोला मैंने, रिपीट करो। तो ये हुआ एंड ऑफ ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 0। अब बताओ बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, समझ आई बात। तो ये क्वेश्चन में ऐसे ट्विस्ट कर करके देगा, सीधी बात नहीं बताई जाती ना। जब लिखना होगा ईयर 1 तो वो क्या लिखेगा, बिगिनिंग ऑफ ईयर, सॉरी एंड ऑफ ईयर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिगिनिंग ऑफ ईयर। इस बात को लिखो जरा, लिखिए नोट। फर्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग ऑफ ईयर 0, ईयर 1 इक्वल्स टू एंड ऑफ ईयर 0 और ईयर 0, इसी को ईयर 0 भी बोला जाता है। बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 1, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 2, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, एंड ऑफ ईयर 3 एंड सो ऑन। जहां उसको फर्स्ट ईयर लिखना होगा वहां वो कुछ और लिखेगा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट ईयर की शुरुआत मतलब एंड ऑफ ईयर 0, सेकेंड ईयर की शुरुआत एंड ऑफ ईयर 1, थर्ड ईयर की शुरुआत एंड ऑफ ईयर 2, फोर्थ ईयर की शुरुआत एंड ऑफ ईयर 3। डन। अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब सुनो बेटा, यहां तक जाके आज जितना पढ़ाया है सब एकदम अच्छे से आप लोग रिवाइज करोगे। अब लिखो अगला कंसेप्ट, IRR, कंसेप्ट 11। चलो अब आगे देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो। अब पढ़ना है हम लोग को कंसेप्ट नंबर 11। इसका नाम है बेटा IRR, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये पढ़ते हो आप कैपिटल बजटिंग में। लिखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो। आपने कोई कैपिटल बजटिंग नहीं पढ़ा अभी तक, लेकिन देखो कितना बढ़िया से समझ में आएगा। फिर कैपिटल बजटिंग में तो और इजी लगने लगेगा। IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो का क्या मतलब होता है और मल्टीपल कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? पहले सिंगल का मतलब बताओ। अगर नहीं बेटा, सिंगल कैश फ्लो का मतलब अगर पैसा एक बार मिले तो क्या है? जैसे आपने एक जमीन खरीदी, उसको बेच दिया, इन्वेस्टमेंट तो वो भी है, कीमत बढ़ गई, बेच दिया, लेकिन पैसा एक ही बार मिला ना, जो भी मिला बढ़ के घट के, ठीक है। और अगर वही जमीन बेटा किराए पे दे दी तो हर महीने पैसा मिलेगा, तो वो क्या हो गया? मल्टीपल कैश फ्लो। रोड साइड जो लैंड होती है वो भी तो लोग किराए पे ले लेते हैं ना, समझ आए? तो ऐसे करके आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो एंड मल्टीपल कैश फ्लो। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बताओ किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, मल्टीपल कैश फ्लो, समझ आया ना? तो दो तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, एक जिसमें कई बार पैसे मिलते हैं, एक जिसमें एक बार पैसा। तो अभी बताओ IRR हम किस में निकालने जा रहे हैं? सिंगल कैश फ्लो का क्या मतलब हुआ? केवल एक बार पैसा मिलेगा, ठीक है। पूरे फोकस के साथ एकदम ईमानदारी से, जब तक समझ में नहीं आएगा बताना, आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। आप लोगों में से तो अब तो हटा दिया, पहले हायर परचेज चैप्टर होता था, उसमें ये चीज होती थी IRR, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में आती थी, 2-3 जगह और इसके जरूरत पड़ती है, तो खूब ध्यान से सुनेंगे। देखिए अब क्या है IRR। देखो मैं पहले एक एग्जांपल से बता रहा हूं, चलो अब जब मैं बताऊंगा तब लिखना, अभी एकदम दिमाग से सोचते रहो, मुझे बताओ जो दिमाग में आया, ठीक है। चलो बताओ, मान लो बेटा मैंने एक यहां पे एग्जांपल लिखा, कुछ
कठिन नहीं है, ऑलरेडी आपको आता है, बस मैं रिलेट कराना चाहता हूं कंसेप्ट क्या है, रटे ना, हम समझ लें। बताओ, फ्यूचर वैल्यू है मान लो 110 रुपए, प्रेजेंट वैल्यू है 100 रुपए, लाइफ है 1 ईयर और आर निकालना है। लाइफ है 1 ईयर, आर निकालना है। मैं निकाल रहा हूं, बस देखो। चलो बताओ, फ्यूचर वैल्यू को किससे लिखते हो, ए से कि पी से? प्रेजेंट वैल्यू को। तो ये बताओ, क्या फॉर्मूला यही है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, आई की पावर एन, या इसी आई को आप ऐसे लिख सकते हो आर अपॉन 100। आई क्या होता है, आर बाई 100। अब बताओ ए क्या है, ये क्या है 100, 1 प्लस आई, और एन की वैल्यू कितनी है, तो ऐसे निकलेगा 110 अपॉन 100 बराबर 1 प्लस आई, डिवाइड करोगे 1.10 बराबर 1 प्लस आई, तो 1.10 माइनस 1 बराबर आई, 0.10 बराबर आई, आई होता है आर बाई 100। तो आर बाई 100, अगर ये बेटा 0.10 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। आर की वैल्यू आ गई 10%। बोलो, ये बात समझा नहीं है? अब 2 मिनट बस, एक चीज और देखना, फिर मैं इसको रिलेट कराऊं आपको। देखो, अब ये बताओ, 2 मिनट के लिए ए की वैल्यू है 110 और पी की वैल्यू है 100, आर की वैल्यू है 10% और एन की वैल्यू है 1 ईयर। तो ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। ये 100 है, ये 110 है, और 1 प्लस आई कितना है, 0.10, एन कितना है। अब ये बताओ, क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे 110 नहीं आएगा? बोलो। और ये ऑलरेडी 110 है। मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या कंसेप्ट का नाम क्या है, आईआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? अब सुनो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, ध्यान से देखिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, देखो, वो रेट, क्या बोला मैंने, वो रेट जिस पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू आपस में बराबर हो जाएं, उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये देखो, आपने यहां वही तो किया, ऐसा कौन सा रेट है जिसपे 100 रुपए की अगर हम फ्यूचर वैल्यू 1 साल के लिए निकालें तो 110 आए, तो वो रेट कितना निकल के आ गया, 10%। फिर जब हमने यहां 100 रखा, यहां 110 रखा और यहां 10% निकला, तो वाकई में बराबर आ गया ना। तो वो रेट जिसपे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों क्या हो जाएं, किसी एक पैसे की अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालें तो जिस रेट पे दोनों बराबर हो जाएं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। उसी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। बोलो, समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा, इतना कॉपी करो, यहां लिखना वेरिफिकेशन। जहां नहीं आएगा बेटा पूछना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा अभी।
डन। चलो अब ये देखो, सुनो बेटा, अब बताओ मुझे व्हाट इज IRR, बोलिए सब लोग। क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? वो रेट ऑफ रिटर्न जिसपे बराबर आ जाए, वही क्या है? जैसे एक एग्जांपल सुनो, मान लो मैं ऐसे कहूं, मैं किसी प्रोजेक्ट में आज पैसे लगा रहा हूं, मैंने आज कोई प्रोजेक्ट में किसी पैसे लगाए, तो उससे क्या होगा, मुझे रिटर्न आएगा। जैसे मान लो मैं 1 करोड़ लगा रहा हूं, जोड़ जाड़ के टोटल मुझे 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अब वो रेट जिसपे 1 करोड़ और 2 करोड़, जिसपे इधर देखो मैंने आज कितने पैसे लगाए, 1 करोड़, और 5 साल में मुझे कितना मिलेगा, 2 करोड़। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, वो रेट जिसपे 1 करोड़ की फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 2 करोड़ के बराबर, उसी रेट को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। समझ आई बात? अब सुनो, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब जो बताने जा रहा हूं, ये देखो, ये एक फॉर्मूला है, IRR ऐसे निकलता है, लोअर रेट, NPV एट लोअर रेट, NPV एट लोअर रेट, NPV एट हायर रेट, और हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये फॉर्मूला है, मैं बस इसको रटाना नहीं चाहता, मैं थोड़ा सा कुछ प्रूव करके दिखाना चाहता हूं। 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां पे, ठीक है? मान लो टाइम निकल गया पूरा, तो मैं इसको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आराम से घर पे लिख लेना, उसमें से समझना जरा, ठीक है? चलो, अब यही बार बार आएगा, दसियों बार आपके सिलेबस में अलग अलग, और आजकल पता नहीं क्या, पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था इंस्टीट्यूट, अब क्या है, जगह जगह पे IRR लगा रखा है। IRR निकालने के असल में 2 मेथड होते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, एक अप्रोक्सीमेशन, एक लॉजिकल। अब एक एक करके देखना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखो, ये तो बड़ा आसान है, इसमें अगर आर निकालना हो फटाफट आ जाएगा। अब अगर हो मल्टीपल कैश फ्लो, जितना मैं बता रहा हूं उतना लिखोगे, जब मैं समझाना शुरू करूंगा तो वहां रुक जाओगे। लिखो कंसेप्ट नंबर 12, कंसेप्ट नंबर 12, जब मैं प्रूव करने लगूंगा तब नहीं लिखोगे। कैलकुलेशन ऑफ IRR in case of multiple cash flow, ब्रैकेट में लिखना अनइक्वल, अनइक्वल लिखिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट, we need to calculate R which will make present value of cash outflow equals to present value of cash inflow It means left hand side equals to right hand side. Second point, in finance, the difference between present value of cash inflow and present value of cash outflow is known as NPV. NPV बराबर present value of cash inflow minus present value of cash outflow In short, we can say that we need such R at which our NPV is 0. Hence, we can write
आवर इक्वेशन एज एनपीवी बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एग्जाम्पल कैश फ्लो, एग्जाम्पल है ये, और इसमें ईयर और कैश फ्लो। ईयर है 0, 1 2 3 एंड 4, 10,000, 1,000, 1,000, 2,000 और 10,000। कैलकुलेट IRR, यहां तक लिखो, समझाऊं फिर एक्सप्लेन करो। डन। अच्छा, अब स्क्रीन पे देखो, देखो बेटा, अब लॉजिक शेयर कर रहा हूं, ध्यान से एकदम सुनिएगा बात। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक शुरू करें। देखो स्क्रीन पे, अब कुछ लिखना नहीं है, जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा, जो नहीं समझ में आएगा वही रोक के पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, चलो बताओ फिर से एक बार, व्हाट इज IRR? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? वो रेट ऑफ रिटर्न जिसपे हमारे इक्वल किसी एक पैसे की फ्यूचर वैल्यू, किसी एक पैसे की अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालें तो वो जिस रेट पे बराबर आ जाए वही क्या होगा? ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, जरा इधर देखो पूरे ध्यान से बेटा, इतनी डिटेल में फिर नहीं बता पाएंगे। देखो, जैसे मैंने किसी प्रोजेक्ट में 100 रुपए आज लगाया और मुझे 5 साल बाद 110 रुपए मिलने वाला है, 110 रुपए मिलने वाला है। तो अब मैं क्या करूं, इसकी मैं फ्यूचर वैल्यू निकालूं, इसकी मैं, अब ये बताओ, मैंने 100 रुपए लगाया, 100 रुपए मैंने लगाया, तो क्या मैं इसको बोल दूं ये आउटफ्लो है? अरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो जेब से पैसा गया ना, क्या बोलोगे? आउटफ्लो। अच्छा, अब 5 साल बाद मिलेगा 110 रुपए, तो ये क्या हो गया? इनफ्लो। बोलो। अब अगर हम ऐसे करें, क्या हम बेटा इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालें, क्या निकालें? इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालें। जब हम इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो इसको 1 + i की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 साल है तो यहां 5 लिखा जाएगा। अच्छा, 100 रुपए है तो यहां 100 आएगा। अब यहां वो इमेजिनरी रेट लिख दें जिसपे ये दोनों बराबर आ जाएं, तो उसी रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? IRR बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, इसी को मैं ऐसे ना लिख दूं क्या? ये जो है, जब ये इसके बराबर है तो ऐसे नहीं होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो में से अगर इनफ्लो माइनस करें तो ये 0 आएगा। जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को एक तरफ कर लिया, दोनों को एक तरफ कर लिया, तो एक में से दूसरा माइनस करोगे, आंसर कितना आएगा? आएगा। बोलो, यहां तक ठीक है? अच्छा, अब ये जो चीज है बेटा, दोनों का प्लस माइनस, इसी को बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो अब इसको टेक्निकली हम ऐसे बोलेंगे, IRR वो रेट है जिसपे NPV 0 होती है। IRR वो रेट है जिसपे NPV,
0 होती है। मतलब मैंने जो पैसे लगाए अगर हम उसकी क्या करें, फ्यूचर वैल्यू निकालें, तो किसके बराबर आएगा, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, जिस रेट पे आएंगे उसी को क्या बोलेंगे, IRR बोलेंगे। समझ आई बात? अच्छा, अब देखो यहां पे, देखो लॉजिक देखना, फिर बाकी सारी चीजें। अब ये देखो ऐसे, देखो लिखा है 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहां 10,000 माइनस में है, इसका मतलब किसी प्रोजेक्ट में पहले 10,000 लगाना पड़ेगा। पैसा लगाना को लिख सकते हैं नेगेटिव इनफ्लो, नेगेटिव इनफ्लो इज आउटफ्लो। अच्छा, जब लगा दिया तो पहले साल के आखिरी में 1000 मिलेगा, फिर 1000 मिलेगा, फिर 2000 मिलेगा, फिर 10,000 मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं दीज आर इनफ्लोज, और ये क्या था, आउटफ्लो। अब बताओ IRR क्या होता है, जिस पे इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, IRR बोलेंगे। तो देखो क्या मैं ऐसे बोलूं IRR यही होगा, ध्यान से देखना बेटा, क्या IRR यही होगा कि देखो अगर ऐसे करूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसके बराबर आ जाए। बेटा दोनों बात है ना, देखो चाहे आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालो, चाहे इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, आना तो दोनों को बराबर ही है। तो ज्यादातर प्रेजेंट वैल्यू पे हम लोग देखते हैं। अब बताओ मुझे, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो ऐसे निकालेंगे, ये 10,000 बराबर होगा 1,000, 1,000, 2,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर की पावर 1, 1 प्लस आर की पावर 2, 1 प्लस आर की पावर 3, 1 प्लस आर की पावर में 4। बेटा वो आर जिसपे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, उसी आर को क्या बोलते हो, पूरी ईमानदारी से बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, वरना आगे समस्या होगी। यहां तक बात समझ में आई? वही हाँ पूछो। वैसे भी आएगा, नहीं ठीक है, उसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी, लेकिन ज्यादा लॉजिकल क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालना कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना, समझ आया ना। जैसे सोचो, इधर देखो मेरी तरफ, आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, आपने कोई एक जिम ओपन कर दिया सपोज करो, तो जिम जब ओपन करते हो तो किसी की फ्रेंचाइजी लोगे तो बताएंगे ना 5 करोड़ लगेगा उसमें, फिर हर साल इतने इतने पैसे मिलेंगे, वो बताएंगे 3 साल में पैसा वापस हो जाएगा, उसके बाद आप पैसे कमा लोगे। तो ये सब भविष्य की बातें हैं। हम आज जिम खोल रहे हैं, कल को कोविड आ जाए, सब बराबर हो गया, तो फ्यूचर वैल्यू पे भरोसा नहीं करने वाला होता। किस पे होता है, सारा कैलकुलेशन आज करके देखो। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू न निकाल के किस पे भरोसा करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू पे। समझ आया? ठीक है बेटा। तो इसलिए ज्यादा लॉजिकल क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पिछली क्लास में बताया था, टुडेज वर्थ ऑफ टुमारोज मनी, कल के पैसे की आज की कीमत। अब ये बताओ, यहां से मुझे आर निकालना है, सब बच्चे फोकस करो। अब बताओ आर इसमें से निकालना है, टेढ़ा काम है, मैथमेटिकली हम आर निकालने के चक्कर में पड़ जाए बहुत समय लगेगा, आ तो जाएगा। तो अब देखो आर निकाला कैसे जाता है, देखो अब यहीं से आर निकलेगा, और जो यहां से जो हम आर निकाल लेंगे उसी आर को हम लोग क्या बोलेंगे, IRR, उसी को क्या बोलोगे। अच्छा ये बताओ, यहां कई सारे कैश फ्लो क्यों हैं, क्योंकि ये केस कौन सा चल रहा है, व्हेन देयर आर मल्टीपल कैश फ्लोज, व्हेन देयर आर, ठीक है। पिछला वाला कौन सा था, व्हेन देयर आर सिंगल कैश फ्लो। अब मैं यहां से आर निकालने जा रहा हूं, तो आर निकालें कैसे, तो बेटा आप देखो यही चीज है। अब ये जो अभी फॉर्मूला यहां नहीं लिखा था लंबा चौड़ा, वही फॉर्मूला आएगा तो समझना। अब देखो आर कैसे निकालें, यहां से आर निकालना टेढ़ा काम है, तो हम लोग इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इंटरपोलेशन टेक्निक, ठीक है। खूब ध्यान से सुनिएगा। IRR निकालने के 2 मेथड है, कितने मेथड, 2 मेथड। एक अप्रोक्सीमेशन मेथड, कौन सा बेटा, और दूसरा है लॉजिकल मेथड। समझ आए? अच्छा, दोनों में ही हम लोग का जो आंसर आता है वो अप्रोक्स आता है। कैसा आता है, अप्रोक्स। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे स्टैट्स नहीं होती थी, स्टैटिस्टिक्स में कोई चीज एग्जैक्ट थोड़ी ना आती है, एक आइडिया लगता है। तो हमारे पूरे FM में कोई भी चीज कैसे निकल के आती है, अप्रोक्स बेसिस पे, एग्जैक्ट नहीं आती, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। तो अब कैसे निकालते हैं देखना, अब ऐसे निकालते हैं। अब इसमें से आर निकालना तो मुश्किल है, तो हम लोग लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोला मैंने, हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या हुआ, अब हम बेटा अंदाजे मारेंगे इसमें। अंदाजे मारने का मतलब हम कहेंगे ऐसा करते हैं, अगर आर हमें पता होता, अगर आर हमें, तो हम यहां आर
हम यहां आर रख के जब इसको सॉल्व करके जोड़ते तो इसी के बराबर ना आ जाए? बोलो, अगर आर हमें पता होता तो हम आर यहां रख के राइट हैंड साइड को सॉल्व करते तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता। बट वी डोंट नीड नो व्हाट इज आर, तो हम क्या लगाएंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या लगाओगे? हिट एंड ट्रायल मतलब ट्राई करो फेल हो, ट्राई करो और फेल हो, ये मेथड का नाम है। तो अब हम ऐसे करते हैं, देखो पहले हम रखेंगे आर की वैल्यू 10%। कितना रखेंगे? 10%। अब ये 10 कहां से है वो भी अभी आपको बताता हूं। मैं ऐसे कर रहा हूं, मैंने लगाया हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड तुम लोगों ने अगर किसी ने पहले पढ़ा होगा क्यूबिक इक्वेशन, पढ़ा है? उसको भी सॉल्व करते थे किससे? रिमाइंडर थ्योरम से। उसमें भी लगता था हिट एंड ट्रायल मेथड पहले। ठीक है, फिलहाल अब यहां देखो, तो मैंने हिट एंड ट्रायल में क्या है, हम अंदाजे मार रहे हैं। तो कैसे करेंगे? मैं सब कर रहा हूं, बस यहां देखते जाओ, जहां ना समझ में आए पूछना। अब मैंने कहा लेट आर बराबर 10%। मैंने कहा मान लेते हैं, क्या पता आर 10% हो, मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या है आर। मैंने 10% का ऐसे एक ट्राई मारा। अच्छा, अब अगर ट्राई मारे बेटा तो ये इधर तो लिखा है 10%, 10,000, तो इधर लिखा है 1,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 की पावर 1, फिर 1,000, 1 प्लस 0.1 की पावर में 2, फिर लिखा 2,000, 1 प्लस 0.1 की पावर में 3, और आखिरी में लिखा 10,000। तो ये आ गया 1 प्लस 0.1 की पावर में 4। ये ऐसे हो जाएगा। अब ये बताओ क्या इसको ऐसे लिख दें? 1,000 इंटू 0.909 प्लस 1,000 इंटू 0.826 प्लस 2,000 इंटू 0.751 प्लस 10,000 इंटू 0.683। ये 10,000 के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए ना? अच्छा, अब ये देखना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पता है ये कितना आएगा? इधर देखो। अच्छा, ये तो ऐसे हो गया। अब ये बताओ क्या मैं ऐसे लिख दूं? एट आई आर आर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस करोगे तो 0 आएगा। बोलो, ये समझ में आ रहा है? बताओ सब लोग। अब ये बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, क्या बेटा यही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो यही है। टाइम बचाने के लिए इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये 1067 आएगा, मतलब 10067। समझ आए? जब उसको सॉल्व करोगे तो 10067 आएगा। अच्छा, अब इधर देखो, आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000। आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? क्यों? अरे आज ही तो पैसा लगा रहे हैं 10,000, तो आज का 10,000 तो आज के 10,000 के ही बराबर तो है। बोलो, ठीक है? अभी लॉजिक देखो, आएगा भाई, कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, देखो इधर, आज का 10,000 तो आज के 10,000 के बराबर ही है ना बेटा? तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000। और इनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आई? 1067 आया। अब ये देखो ऐसे, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो आंसर कितना आता है? जबकि आना कितना चाहिए? तो नहीं आया, फेल हो गए हम लोग, फेल हो गए। अच्छा, ये प्लस आया। अब 2 मिनट सुनना, फेल तो हुए लेकिन इससे भी एक आइडिया लग गया। क्या आइडिया लग गया? ठीक है, देखो इससे एक आइडिया लग गया। देखो बेटा, रेट जितना ज्यादा होगा, रेट जितना, ऐसे सुनो, बताओ महंगाई जितनी तेजी से बढ़ेगी पैसे की कीमत उतनी तेज घटेगी। ठीक है ना? सुनते हो ना, केनिया वगैरह में क्या करते हैं, एक बोरा पैसे लेके जाते हो तो एक बोरा एप्पल लेके आते हैं। महंगाई यहां तक पहुंच गई, समझ आए? तो अब बताओ, पैसे की कीमत जितनी तेज महंगाई बढ़ेगी उतनी तेज पैसे की कीमत घटेगी। तो 10% से लिया तो इसकी कीमत कम घटी होगी। ये 67 रुपए ज्यादा आ रहा है ना, इसको 67 कम आना चाहिए। कम कब आएगा? जब रेट बढ़ाएंगे, जब रेट बढ़ाएंगे। एक आइडिया लग गया कि 10 पे तो नहीं आ रहा है, 10 से ज्यादा कोई रेट है। मेरी बात समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, 10 से ज्यादा कोई रेट है तो आप दूसरा रेट एज्यूम कर लें। बोलो, यहां तक समझ आ रहा है?
ठीक है। अब एक दूसरा रेट हम लोग ले रहे हैं बेटा, कोई भी रेट ले सकते हो, 12%, 13%, 14%, 15%, 20%, वॉटेवर। मैं 15 से फिलहाल बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये देखो इधर, अब मैंने किया लेट आर बराबर 15%। तो बेटा अब मैं क्या शॉर्टकट में ऐसे लिख दूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये ऐसे आएगा, देखो 1000, ये चलो लिख ही देते। अब इसको ऐसे लिखेंगे ना, 10,000 बराबर 1000, 1 डिवाइडेड बाई 0.15 की पावर में 1, फिर 1000, 1 डिवाइडेड बाई 0.15 की पावर में 2, अब कितना है 2 और 10, 2000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15 की पावर में 3, 10,000 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15 की पावर में 4। ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो जरा, ये ऐसे आ जाएगा, 10,000 इंटू 0.870, 1000 इंटू 0.756, 2000 इंटू 0.658 और 10,000 इंटू 0.572, ये आएगा। और इधर है 10,000, तो क्या हम ऐसे लिखें, एट IRR प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो ये बराबर आ जाता है 0। तो बेटा इधर देखना, जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे, ये पूरा सॉल्व करोगे, तो ये आएगा बेटा 11338 अप्रॉक्स। क्या रहा है, यहां 10,000 लिखा है, ये मैंने 1,000 लिखा था। चलो निकाल देता हूं। हाँ 8662 आ रहा है ना, ऐसा ही 8662 आएगा, ठीक है। अब इधर देखना, 8662 आएगा बेटा, सब बच्चे देखो कैलकुलेशन कर लेना। अब यहां देखो, अब ये बताओ इसकी वैल्यू आई 8662 और इसकी वैल्यू कितनी आई 10,000, तो इन दोनों में से माइनस करें तो ये आ गया माइनस का 1338, बोलो ये आ गया माइनस का 1338 आ गया। अच्छा बेटा अब चलो सब बच्चे बताओ, IRR क्या होता है, वो रेट जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किसके बराबर हो जाए, आउटफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू, है ना। दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, प्रेजेंट वैल्यू, तो इसलिए हमेशा यही बोलेंगे। फिर से बताओ IRR क्या है, जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो किसके बराबर हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो के, वो क्या होगा IRR। अच्छा पहले हमने किसका पढ़ा, सिंगल कैश फ्लो का, फिर क्या पढ़ रहे हो, कौन सा ज्यादा आएगा एग्जाम में, मल्टीपल। प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो ऐसे होता है, आदमी एक बार कमाना चाहेगा कि बार बार, तो यही होगा। अच्छा तो अब हमने क्या किया बेटा, ये एक इक्वेशन अपने पास थी, इसमें R की वैल्यू निकालनी थी, इक्वेशन टेढ़ी है तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। हमने कहा एक बार 10% पे देखते हैं, तो 10% पे कितना है 10% पे कितना ज्यादा आया 67 रुपीज, तो 10 पे ज्यादा आया तो हमने बढ़ा दिया रेट थोड़ा सा कम करने के लिए। रेट जितना बढ़ाएंगे प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होगी, 15% कर दिया तो ये माइनस में आ गया, बोलो। अब यहां देखना पूरे फोकस के साथ, ये बताओ अब यहां से कंक्लूजन ये निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला, क्या कंक्लूजन ये निकला कि एट 10% जो एनपीवी है वो आ रहा है +67, एट 15% जो एनपीवी है वो माइनस का 338 आ रहा है, जवाब दो बेटा। और जबकि एनपीवी आना कितना चाहिए, जिस रेट पे आ जाए वही रेट क्या है, बोलो, जिस रेट पे एनपीवी क्या आ जाए वही रेट क्या होगा। अच्छा अब ये देखो, तो मैं बेटा ऐसे काम कर रहा हूं, सब बच्चे देखना, अब देखो कैसे कर रहा हूं, ये बताओ क्या मैं ऐसे बोलूं। अब मैं यहां से, मेरे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं कर रहा हूं ऑल्टरनेटिव 1, इसको मैं बोलता हूं लॉजिकल मेथड। क्या बोलेंगे बेटा, लॉजिकल मेथड। अब देखो लॉजिकल मेथड से कैसे आंसर आएगा, सब बच्चे देखना, बताओ क्या मैं ऐसे बोलूं, व्हेन रेट
ये मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना। व्हेन रेट इंक्रीजेस बाई 5%, बेटा जब मैं रेट को 5% बढ़ाता हूं, जब मैं रेट को 5% बढ़ाता हूं, तो एनपीवी डिक्रीजेस बाई, एनपीवी डिक्रीजेस बाई, एनपीवी कितने से डिक्रीज हो जाती है? एनपीवी कितने से डिक्रीज हो जाती है? इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? 1338 में से 67 माइनस करोगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 1405 आएगा। अरे माइनस माइनस प्लस होगा ना, ठीक है। अरे चेंज कैसे निकलता है? इधर देखो, इसमें से ये माइनस होगा ना, ये तो पहले ही माइनस में है, इसमें से माइनस करोगे ये तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यही मेन पॉइंट है, इसलिए समझना। बताओ रेट में कितना चेंज किया? 5%, तो एनपीवी में कितना चेंज आया? 1405 रुपए का आया। अब ये बताओ, बचपन में पढ़ा था, पांच पेन 15 रुपए का, तो एक कितने का? 15/5, यूनिटरी मेथड, वही करने जा रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब रेट में बदलाव लाया कितना? 5% का, तो एनपीवी में कितना बदलाव आया? 1405 रुपए का आया। तो ये बताओ बेटा, ये आया, तो अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो ये इतना आया, तो अगर मैं कहूं व्हेन एनपीवी, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी बात को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, देखो कैसे। मैंने कहा व्हेन एनपीवी डिक्रीज, असल में जिसको निकालना होता है उसको लेफ्ट में रखते हो ना, ये देखो जैसे ना 5 पेन 15 रुपए का, तो एक पेन निकालना है तो पेन लेफ्ट में रखते हो ना, तो मुझे क्या निकालना है? एनपीवी 0 करनी है, और मैंने गलती से उसको राइट में लिख दिया, तो उसी को बस लेफ्ट में लिख रहे हैं। समझे? है बात वही। देखो अब ऐसे बोल रहा हूं, व्हेन एनपीवी डिक्रीजेस बाई 1405, रेट increases by 5%, तो बेटा ऐसे कहें when NPV decreases by 1, अगर NPV 1 से बढ़ रही है तो इसमें कितना बदलाव आ रहा है? तो यही होगा 5% डिवाइडेड बाई 1405। अरे 5 पेन 15 रुपए का, तो एक कितना का था? 15/5, वही तो हुआ ना। अगर एनपीवी इतने से बदलाव हुई तो इसमें चेंज आया इतने का, तो एक का होगा तो कितना आएगा? 5/1405, यही होगा। आ रहा है समझ में? अब ये बताओ, तो अगर हम ऐसे करें व्हेन एनपीवी डिक्रीजेस बाई 67, देन अब ये क्या होगा? 5% डिवाइडेड बाई 1405 इंटू 67, यही होगा। फिर से बताएं, कहां से नहीं समझ में आ रहा है? यहां से। ये बताओ, इधर मुझे बताओ, रेट पहले कितना लिया था? 10%, तो एनपीवी कितनी आई थी? 67, फिर कितना लिया? सब लोग इन्वॉल्व रहो, एकदम बढ़िया समझना है। जब रेट दोबारा कितना लिया तो एनपीवी कितनी आई? चाहिए कितना? 0 चाहिए। अब मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूं, कहां तक ढूंढेंगे? तो हम ऐसे कह रहे हैं, जब इसको 10 से 15 किया, मतलब इसमें 5% का इजाफा किया, तो एनपीवी में कितने का चेंज आया भाई? नई एनपीवी कितनी है? 1338, इसमें से पुरानी कितनी थी? 67, तो 1405 आया ना माइनस का। बदलाव इतना आया? ये समझ में आया कि नहीं? बताओ पहले। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब इधर देखो, तो बताओ, जब इसको एनपीवी में चेंज आया 1400 रुपए का, जब तुमने, असल में है क्या ये बताओ, 10% पे एनपीवी कितनी आई? सब बच्चे बोलो 67। 15% पे कितना आया? माइनस का 1338। तो इतना तो हम लोग को पता है ना, 10 और 15 के बीच में कहीं है, 10 से थोड़ा सा आगे है, हम वही ढूंढ रहे हैं। हम कैसे ढूंढ रहे हैं? हम कह रहे हैं देखो, जब हमने रेट 5% से बढ़ाया तो एनपीवी में चेंज कितने का आया? 1405 का। इधर देखो, जब हमने रेट रखा 10% का तो एनपीवी कितनी आई? जब 15% कर दिया तो कितना आया? 1338। अब मैं जानना चाह रहा हूं कौन से रेट पे ये 0 आएगा।
तो वो 10 से आगे होगा, बोलो 10 से आगे होगा। तो ये देखो 10 से आगे होगा, इसलिए लिखेंगे 10 प्लस, क्या लिखेंगे? अच्छा, अब कितना आगे होगा वही मैं ढूंढ रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं कह रहा हूं भाई ये जो 67 है, जब 67 से घट जाए तो ये 0 नहीं हो जाएगा। 10% पे एनपीवी कितनी आ रही है? 67 आ रही है। तो जितने रेट पे ये 67 घट जाए तो 0 नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। वही मैं कर रहा हूं। मैंने कहा 1405 की एनपीवी है, जब रेट में चेंज कितना हुआ? तो एक की एनपीवी अगर चेंज हो रही है तो रेट में इतना चेंज होगा। तो अगर एनपीवी 67 से चेंज हो जाए तो इसमें इतना चेंज होगा, बोलो ठीक है। अब ये देखो इतना चेंज होगा, तो यही आ गया रेट। अब ये आ गया रिक्वायर्ड रेट, ये आ गया 10% प्लस 5 डिवाइडेड बाई 105 और इंटू 67। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 5 डिवाइडेड बाई 1405 और इंटू 67, तो ये आता है 10% प्लस 0.238%, तो ये आ गया 10.238%। दिस इज योर IRR। समझ आए? दिस इज योर IRR। समझ में? अच्छा, अब ये देखो ये 10%, हमने कौन से दो रेट लिए थे? कौन से दो रेट लिए थे? 10 और, तो क्या 10 लोअर रेट है? बोलो बेटा। अच्छा फिर बताओ, ये 67 क्या था? 10% पे एनपीवी थी, क्या था? तो ये है एनपीवी एट लोअर रेट। मैं बता रहा हूं फॉर्मूला कैसे बना। अब ये बताओ ये क्या है बेटा? ये 5 क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। बोलो। अच्छा जैसे लिखा है वैसे लिख देता हूं, चलो। लोअर रेट यहां लिखा, ये डिफरेंस बिटवीन रेट, डिफरेंस बिटवीन रेट, ये देखो 10% क्या है? लोअर रेट। 5 क्या है? डिफरेंस बिटवीन रेट। 67 क्या है? एनपीवी एट लोअर रेट। ये 1405 कैसे आया? जब एनपीवी एट लोअर रेट में से माइनस, एनपीवी एट लोअर रेट में से माइनस किया एनपीवी एट, यही आया। तो ये तुम लोग की बुक में ये फॉर्मूला लिखा है, मैंने बताया ये फॉर्मूला आया कैसे। हाँ, हायर रेट माइनस, समझ आया? मैंने बताया फॉर्मूला आया कैसे। इसको बोलते हैं लॉजिकल मेथड। अब बताओ व्हाट इज IRR? जिसपे प्रेजेंट वैल्यू किस चीज की? फ्यूचर कैश इनफ्लोज की, किसके बराबर आ जाए? आउटफ्लो के बराबर आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे? IRR बोलेंगे। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास इनफ्लोज हैं पहले उसको लिख लेते हैं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? इनफ्लो, आउटफ्लो के बराबर आना चाहिए। लेकिन ये निकालना कठिन काम है, तो हम क्या करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे? तो पहला रेट क्या लिखा है? 10%। तो 10% पे एक एनपीवी आ गई, लेकिन वो कितनी आई? पॉजिटिव। कितनी आई? फिर हमने रेट क्या कर दिया? 15%। 15% पे कैसी आई? नेगेटिव। कैसी आई? ये बात जरूरी है, एक रेट ऐसा उठाओ जिसपे एनपीवी पॉजिटिव आए, दूसरे पे कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। फिर हमने क्या कहा, अब इससे हमें आइडिया लग गया क्या कि हमारा जो IRR है वो 10 से ऊपर है और 15 के नीचे है। लेकिन अब कहां है? तो हम ऐसे ढूंढते हैं कि जब हमने एनपीवी बदल गई 1405 रुपए से, जब रेट में बदलाव किया कितना? 5% से, तो एनपीवी 1 रुपए से बदलेगी। जब रेट में बदलाव होगा कितना? 5% डिवाइडेड बाई 1405 से। तो अगर एनपीवी हम 67 से कम कर दें, 10% पे हमारी कितनी आ रही थी? 67, वही उतनी कम हो जाए तो 0 हो जाएगी। तो 67 का बदलाव कितना आएगा? दिस बाई दिस इंटू दिस। ये मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 0.238। तो 10 में 0.238 ऐड कर दो, तो यही क्या निकल के आ गया? 10.238। दिस इज योर IRR। समझ आया? दिस इज योर IRR। तो इसको मैं शेयर कर दे रहा हूं, आराम से लिख लेना। और आज अब टाइम खत्म हो गया बेटा।